नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मैं किसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आ जाइए। अनिकांत, जय हिंद। सारिका, वासु, अंजलि, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कल हमने उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में कंप्लीट कर लिया था। रुखसार, गुड मॉर्निंग। आज उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। प्रतिपाल, रुखसार, रहमान, गुड मॉर्निंग। कल हमने उच्च न्यायालय की शक्तियाँ पढ़ी थी। ओके, धीरेन्द्र जैन, गुड मॉर्निंग भैया। देखो, मान के चलो कि एक राज्य व भारत सरकार के बीच कोई विवाद होता है तो इस तरह का जो विवाद होगा, मुकदमा आपका कहाँ पर जाएगा? अजय शर्मा, राम राम जी। राज्य और भारत सरकार के बीच यदि कोई विवाद होता है किसी टॉपिक को लेकर, तो वह मुकदमा कौन से कोर्ट में दायर किया जाएगा? कल की क्लास, रुखसार रहमान, आर्टिकल 131 क्या है? आर्टिकल 131 के बारे में बताया था मैंने आपको कि आर्टिकल 131 में क्या है। सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ। देखिए, यदि एक प्रकार का कोई झगड़ा होता है और उनको जो है मुकदमे की नौबत आती है, तो उस प्रकार का मुकदमा जो होगा या वह विवाद सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। ठीक है। मूल अधिकारिता यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी बोल सकते हैं उसको, मूल अधिकारिता या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी उसको कह सकते हैं। यानी कि प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको क्या कहेंगे? ओके। इसके बाद यदि दो या दो से अधिक राज्य और भारत सरकार के बीच कोई विवाद होता, राज्यों का से कुछ राज्य आपस में मिलकर भारत सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा करते हैं, तो उस प्रकार का मुकदमा भी आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। या फिर कुछ राज्यों का समूह प्लस भारत सरकार मिल जाएं, तो इस प्रकार का मुकदमा भी आपका सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किया जाएगा। इसके बाद यदि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच आपस में किसी विषय को लेकर कोई विवाद होता है, तो उस प्रकार का मुकदमा भी आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल अधिकारिता के अंतर्गत ही आता है, वो भी आपका सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किया जाएगा। ओके। वासु ठाकुर बार बार रुक रही है, ठीक चल रही है? मैं भी देख रहा हूँ लैपटॉप में भी ठीक चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। या सभी को दिक्कत है?
ओके। अब देखिए, अब ठीक है धीरेन्द्र जैन। एक मैंने बताया था आपको नदी जल विवाद। नदी जल विवाद किस आर्टिकल में है? अनिकांत चल गई है, ठीक है जी। नदी जल विवाद इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। देखिए, नदियों को लेकर यदि कोई विवाद होता है, नदियों के जल को लेकर कोई विवाद होता है, तो उस प्रकार का मुकदमा भी आपको सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किया जाएगा, न्याय के किसी राज्य के बीच। रुखसार रहमान 262। सारिका वॉइस भी ब्रेक हो रही है। क्या कर लगाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो, आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? अब चल रही है, ठीक है। मोहम्मद सिराज अब सही है, ओके। राहुल, ठीक है, ओके, ठीक है। तो नदी जल विवाद आपका आता है आर्टिकल 262 के अंतर्गत, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने कल बात, आज उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय का वर्णन किस भाग में किया गया है? जल्दी से कमेंट करके बच्चे अपने बताएं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय का जो वर्णन किया गया है किस भाग में और किस अनुच्छेद में? भाग व आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। सारिका चौधरी 214। जी हाँ, भाग, कौन से भाग में भारतीय संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है? भाग 6। देखिए, भाग 6 आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालयों के बारे में वर्णन किया गया है। 214 से 231 तक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में वर्णन किया गया है, जिनके बारे में, जी हाँ, हमारे चौधरी। और भाग आपका 6 है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आपका भाग 5 के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए अब भाग 214। भाग 214 क्या कहता है? वो सॉरी, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन होगा, यानी कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का जो वर्णन किया गया है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे। सिर्फ इस बात का वर्णन किया गया कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 214 में। ओके, इसके गठन का वर्णन किया गया है 216 में किया गया है उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का जो गठन किया जाएगा उसका वर्णन किया गया है आपका अनुच्छेद 216 में। ओके, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं आ रही ना किसी बच्चे को? अब तो सही चल रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। यहाँ तक सही है? ठीक है धीरेन्द्र जान, यस सर। इसके बाद देखिए, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में कहा गया है, ये 3 आर्टिकल इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए तीनों को बता दिया मैंने। 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय होगा या हो सकता है। ठीक है, 2 या 2 ना लिखो, 1 या 1 से अधिक लिख सकते हैं। ठीक है, 1 या 1 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय।
एक उच्च न्यायालय, यानी कि या तो एक राज्य में एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, या एक से अधिक राज्य, जैसे कि 2 राज्य, 3 राज्य या 4 राज्यों को मिलाकर उनके लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आपका चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, ठीक है, इन तीनों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। आपका लक्षद्वीप, केरला के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। इधर आपका कलकत्ता के लिए भी ऐसा ही किया गया है, गुवाहाटी भी ऐसा ही है, आपका मुंबई के लिए भी ऐसा ही आता है, यानी कि जहां पर एक से अधिक क्षेत्रों के लिए उनको दिया गया। तो इस प्रकार का जो वर्णन किया गया है, ये किया गया है आर्टिकल 231 में। 231 कहता है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। फिर से रुक रही है क्या दिक्कत? रुक नहीं रही है, सही चल रही है वीडियो तो। अभी तो चल रही है फिलहाल। ओके, ठीक है। तो इसके बाद अब बात ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो है उच्च न्यायालय का वर्णन भाग 6 और अनुच्छेद 214 से 231 तक किया गया है। ओके, इसके बाद अब क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में कभी कभी हो जाती है थोड़ी बहुत, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत के अंतर्गत या भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? अनिकांत 24, नेट में प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल तो चल रही ना, ठीक। सारिका चौधरी 25, प्रीतिपाल 24। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए, वर्तमान में जो हैं भारत के अंतर्गत 25 हाई कोर्ट हैं। ओके, आपका जो अमरावती है वो भी स्टार्ट हो गया था आपका शायद जनवरी या फरवरी नहीं, जून के आसपास, जून 2019 के आसपास आपका ये 25वां जो हाई कोर्ट था, ठीक है, वे भी स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो 25 है वर्तमान में, हाई कोर्टों की जो संख्या है वो 25 है। ठीक है, 24+1, हाँ जी। इसके बाद बात करते हैं उच्च न्यायालयों में जो एक वर्तमान में कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है? अंजलि, मैंने देख लिया है, अब स्टार्ट होगी। ठीक है, पता नहीं नेट की ही दिक्कत चल रही है कुछ थोड़ी बहुत, कभी कभी बीच में कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में देखिए, मैंने आपको बताया कि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। ओके, सारिका चौधरी दिल्ली, जी हाँ। इसके बाद बात करते हैं कि कौन जो है जजों की जो संख्या है उच्च न्यायालयों में, जजों की संख्या कितनी होगी? उच्च न्यायालयों में जजों की संख्या या न्यायाधीशों की संख्या। देखिए, ये भारतीय संविधान में निश्चित नहीं किया गया, न इसके लिए कोई आर्टिकल है कि किस उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। इसके लिए राष्ट्रपति जो है वहाँ की जनसंख्या और मुकदमों के हिसाब से इस चीज़ को राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि किस उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश रहने हैं। वे वहाँ की, उस राज्य की या उस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या को देखेंगे,
जनसंख्या व मुकदमे, यानी कि वहाँ पर जो जितने मुकदमे हैं, मुकदमों के हिसाब से न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो है न्यायाधीशों की संख्या कहाँ पर है? यूपी में है। ओके, तो सबसे ज़्यादा अधिक जो न्यायाधीशों की संख्या है उत्तर प्रदेश में है, और ये घटती बढ़ती रहती है काम के हिसाब से। नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 217 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। देखिए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन इनकी जो नियुक्ति होती है वो, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश, दोनों का अलग अलग है। न्यायाधीश के लिए अलग आएगा और मुख्य न्यायाधीश के लिए अलग है। क्या है इसके लिए? मुख्य न्यायाधीश के लिए बताइए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ओके, आपके देखिए, मुख्य न्यायाधीश जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किस किस की सलाह पर करेंगे? काजल जयंत गुड मॉर्निंग, अनिकांत राज्यपाल, सारिका चौधरी राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श पर। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा, जल्दी से बताएं बच्चे। हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? तो देखिए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति दो लोगों से सलाह लेते हैं। एक तो आपके राज्यपाल, जिनका आंसर आपने दे दिया है, एक तो उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करते हैं, दूसरा है हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह पर। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेंगे, और उस राज्य के राज्यपाल, यानी कि इन दोनों की सलाह पर राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। यहाँ तक के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका? सभी बच्चों का यहाँ तक क्लियर हो चुका है? हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन करते हैं। ये तो आपके मुख्य न्यायाधीश की बात थी। अब अन्य न्यायाधीशों की, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? अभी फ़िलहाल चल रही है या कोई दिक्कत है? चल रही है वीडियो अभी तक तो। काजल जैन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। देखिए, हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। प्रीतिपाल ने कहा कि राज्यपाल काजल जैन, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश, और अभी तक सही आंसर नहीं आया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड गवर्नर की सलाह पर प्रेसिडेंट करते हैं मोहम्मद सिराज, राष्ट्रपति करते हैं उनकी सलाह पर। अच्छा,
देखो, नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति दो कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल, और तीसरे आ जाएंगे उनकी भी सलाह लेंगे, यानी कि जिनके अंतर्गत उनको रहना है उस राज्य के हाई कोर्ट के लिख सकते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो 3 लोगों की सलाह पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो देखो, मुख्य न्यायाधीश में राज्यपाल और क्या दिक्कत हो रही है, चल रही है सही, अभी तक सही चल रही है। मोहम्मद सिराज, सही चल रही है क्लास, देख लो एक बार आप। ओके, तो देखिए, जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मेरे यहाँ पे तो सही चल रही है, फिर आपकी क्यों रुक रही है वीडियो? यहाँ पे सही चल रही है। ठीक चल रही है। ओके, चलो, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वहाँ पर राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेंगे, यानी कि इनकी एक्स्ट्रा सलाह ली जाएगी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। ओके, सन्नी देसवाल रुक जाती है बार बार। अब तो सही चल रही होगी ना, बीच में कभी कभी हो जाता है, थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब ठीक चल रही है ना? तो यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है नियुक्ति को लेकर? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सभी का क्लियर हो गया। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह पर होती है। ठीक है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो आपकी राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्यपाल तो लेंगे ही दोनों, लेकिन तीसरे आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी इसमें आ जाएंगे। ओके, वॉइस मैच नहीं हो रही है, क्या दिक्कत चल रही है? चलिए ठीक है, इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है? हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए या जज बनने के लिए क्या योग्यता होती है या क्या योग्यता होनी चाहिए? कम से कम क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता की बात करते हैं। ये नेट का इसमें मेरी क्लास में हो रहा है, मैथ की सही चलती है और साइंस की भी सही चल रही है, इसी टाइम दिक्कत हो रही है। अच्छा जी, देखिए नंबर 1 पर तो यही है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। नंबर 2 पे कह रहे हैं कि 10 वर्ष कार्य किया हो। काहे का कार्य किया हो? एडवोकेट का। और देखिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, जी हाँ काजल जैन। नंबर 2 पे आता है कि वह भारत का नागरिक हो, नंबर 1। नंबर 2 पे आता है कि वह 10 वर्ष तक
न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। तो कहाँ पर रह चुका हो, कौन से न्यायालय के अंतर्गत वो जो है न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, जल्दी से बताएं। वह 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। नंबर 2 पे आता है कि वह व्यक्ति जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है या बनने के लिए उसकी जो योग्यता की जो डिमांड है वो आपका 10 वर्ष तक, ओके, बीच में भाग गया था, मैंने देख लिया, ठीक है, उसको कर दिया है मैंने सही। बार बार हो जाती है कभी कभी दिक्कत, मुझे पता लग जाता है, ठीक है, तो मैं देख लूँगा। तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको, उनकी हम योग्यता की बात कर रहे हैं, तो योग्यता में वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 पर आता है कि वह 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, ठीक है। तो न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो तो वह न्यायाधीश कहाँ पर हो, कौन से कोर्ट में न्यायाधीश होना चाहिए, 10 वर्ष का जो उसको 10 वर्ष का एक्सपीरियंस की जो बात कर रहे हैं हम, वो किस हाई कोर्ट में होना चाहिए, या कौन से कोर्ट में होना चाहिए। हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो 10 वर्ष की योग्यता, 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको न्यायाधीश के रूप में हो, तो कौन से कोर्ट में किया हो। अनिकांत सुप्रीम कोर्ट में, प्रीतिपाल हाई कोर्ट, सारिका हाई कोर्ट, काजल हाई कोर्ट। अभी तक सही आंसर नहीं आया है। देखो, अगर हाई कोर्ट में उसने न्यायाधीश का कार्य किया है तो उसको हाई कोर्ट का न्यायाधीश क्यों बनाया जाएगा, उसके लिए योग्यता की क्या जरूरत है, जब वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश ही है। रुखसार रहमान डिस्ट्रिक्ट में अगर उसने 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया है तो वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। ओके भाई, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की तो बात कर ही रहे हैं हम, तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश कैसे होगा। अनिकांत ने बताया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि ऊपर से नीचे। अच्छा, आपने देखा है कभी कोई पद मतलब कि ऊपर से नीचे को आता हुआ? हमेशा कोई भी पद हो, कोई भी व्यक्ति हो, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अच्छा, आप एक बात बताओ अनिकांत मुझे, क्या 10वीं के बाद आप मान के चलो कि आपने 10वीं क्लास की, उसके बाद में 9वीं क्लास करोगे? 10वीं के बाद कोई 9वीं क्लास थोड़ा ही नहीं कर लोगे, ठीक है। तो आप जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश क्यों बनोगे? हाई कोर्ट के तो बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि पद ऊपर को जाएगा ना, नीचे को नहीं आना, ठीक है। चलिए, इसके बाद या दोनों में से ये भी नहीं है तो सॉरी, ये तो होना ही है भारत का नागरिक। तो अगर उसके पास 10 वर्ष तक का न्यायाधीश का अनुभव नहीं है तो और क्या होना चाहिए, कम से कम और क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सके? जिससे वह व्यक्ति हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सके, अगर उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या जिला न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में, तो और क्या योग्यता होनी चाहिए? 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए। मोहम्मद सिराज, कहाँ पर होना चाहिए 10 वर्ष तक एडवोकेट? वह 10 वर्ष तक वह 10 वर्ष का वकालत का अनुभव रखता हो, तो कहाँ पे रखता हो, कौन से कोर्ट में उसने जो है वकालत की हो? सनी देसवाल हाई कोर्ट, सारिका चौधरी हाई कोर्ट, मोहम्मद सिराज हाई कोर्ट। हाँ जी, देखिए हाई कोर्ट में उसे कम से कम 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए, उसको भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ओके, चलिए, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मैंने बताया आपको कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ की बात करते हैं, शपथ कौन दिलाता है?
मोहम्मद सिराज गवर्नर सारिका चौधरी, अनिकांत राज्यपाल, प्रीतिपाल गवर्नर, देखिए हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? बार बार बफरिंग हो रही है। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वे अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? देख लिया है मैंने, उसको कर दिया ऐसे ही, ठीक है। काजल जयंत राष्ट्रपति, हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है, काजल जयंत राष्ट्रपति को, अनिकांत राज्यपाल को, दूसरा आंसर आया है, तीसरा है प्रीतिपाल राष्ट्रपति को, सन्नी देशवाल गवर्नर, मोहम्मद सिराज प्रेसिडेंट, सन्नी देशवाल। देखो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, लेकिन इनको शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। इसके बाद ये जो अपना त्यागपत्र देते हैं, ये अपना त्यागपत्र फिर से राष्ट्रपति को ही देंगे। जो इनकी नियुक्ति करेंगे उन्हीं को अपना त्यागपत्र देंगे, लेकिन इनको शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ओके, अब बात करते हैं कार्यकाल की। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनके कार्यकाल के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में, सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में भी बताया था, तो जल्दी से बताएं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम को छोड़ो। काजल जयंत 62 वर्ष। देखिए 62 वर्ष का कार्यकाल होता है। जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष होता है। ओके, इसके बाद इनको हटाने की विधि क्या है, किस तरह से हटाया जा सकता है इनको? हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की विधि क्या है? हटाने की विधि, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की विधि क्या है? महाभियोग। देखिए सिंपल सा हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के समान। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, सारिका चौधरी राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, इन पर भी महाभियोग लगता है, ठीक है। और वो भी किसके समान? सुप्रीम कोर्ट के समान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भांति कह सकते हैं कि इनको जो हटाने की विधि है वो सुप्रीम कोर्ट की भांति है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ही समान है। सुप्रीम कोर्ट की भांति, यानी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी तरह से इनको भी हटाया जाएगा, यानी कि महाभियोग के द्वारा ही इनको भी हटाया जाएगा। और उसी प्रकार से सब मान के चलो कि किसी भी न्यायाधीश पर कोई आरोप लगता है तो उसको जो है सदन में, यानी कि संसद में उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया जाएगा। में लोकसभा के कितने मेंबर? 100 मेंबर, और आपके राज्यसभा के 50 मेंबर होने चाहिए, यानी कि दोनों में से किसी भी सदन में अगर लाया जाए, तो अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्य, और अगर यदि राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 मेंबरों के द्वारा वह प्रस्ताव प्रस्तावित होना चाहिए। उसके बाद उसकी जांच बैठती है, और जांच के बाद अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास होने के बाद वह बिल या प्रस्ताव जो उनको हटाने के संबंध में लाया गया है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। और यदि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उनको हटाने के संबंध में क्लियर है यहाँ तक सबका? यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भांति ही है।
सुप्रीम कोर्ट के समान ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा और कोई चांस और कोई तरीका नहीं है उनको हटाने के संबंध में। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? चलिए इसके बाद बात करते हैं, एक शब्द आता है स्थानांतरण। स्थानांतरण, स्थानांतरण ये क्या है? स्थानांतरण, देखिए स्थानांतरण का मतलब है जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को बदला जाता है। जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को बदला जाता है या स्थानांतरित किया जाता है या उनका स्थानांतरण किया जाता है या चेंज किया जाता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो उसको स्थानांतरण कहते हैं। तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अगर किसी बच्चे को पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि स्थानांतरण जो करते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, जो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जाता है, उन्हें काजल जयंत राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है। राष्ट्रपति उनका स्थानांतरण करते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, ठीक है। ओके, इसके बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हाई कोर्ट के, बीच में बार बार बफरिंग हो रही है, ठीक है, वो मैंने कर दिया है उसको, ठीक है। तो देखो आगे, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को वेतन, इसके बाद पेंशन, दोनों की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो इनको वेतन कहाँ से मिलता है और पेंशन कहाँ से मिलती है, वो मैंने देख लिया है, कर दिया उसको सही, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर प्रेसिडेंट उनका जो है स्थानांतरण करते हैं, जी हाँ, और उस हाई कोर्ट की भी सलाह लेते हैं जिस हाई कोर्ट में उनका स्थानांतरण किया जा रहा है, मोहम्मद सिराज, ठीक है जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, काजल जयंत। जी हाँ, देखिए राज्य की जो संचित निधि है, राज्य की संचित निधि से, राज्य संचित निधि, राज्य की संचित निधि से हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि इनको पेंशन कहाँ से मिलती है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद, वो कहाँ से मिलती है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन कहाँ से मिलती है? वेतन आपका राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन पेंशन पता है किसी बच्चे को? वेतन कितना होता है? वेतन शायद मेरे ख्याल से अब चेंज हो गया है, दो निधि से मिलता है, ठीक है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनको वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन उनको पेंशन भारत या केंद्र संचित निधि से मिलता है, जो केंद्र सरकार की जो संचित निधि होती है उससे मिलता है। केंद्र की संचित निधि से मिलता है। क्यों मिलता है, ऐसा क्यों है? देखो, जिस राज्य में जाएंगे वे, जिस राज्य के हाई कोर्ट होंगे उस राज्य से उनको वेतन मिलेगा, क्योंकि जिस राज्य में कार्य करेंगे उसी राज्य से वेतन मिलेगा, ठीक है। उसी राज्य की संचित निधि से वेतन मिलेगा। 2,28,000 शायद हो सकता है, हाँ इसी के आसपास है, 240 के आसपास है, 240 या 30 इसी के आसपास है, ठीक है। सारिका चौधरी, अभी फिलहाल करंट में इतना ही होगा, ओके। राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन जब उनको पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद, वो एक राज्य से नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको इनका स्थानांतरण होता रहता है। स्थानांतरण
होता रहता है, यानी कि ये किसी एक हाई कोर्ट में नहीं रहते, किसी एक राज्य के हाई कोर्ट में नहीं रहते, ये अलग अलग राज्यों में जाते रहते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद इस चीज़ को लेकर विवाद हो जाता, अगर इनको राज्य में, तो कौन से राज्य से इन्हें पेंशन मिलती है, इस चीज़ को लेकर विवाद होता कि जिस राज्य में, क्योंकि उन्होंने एक न्यायाधीश मान के चलो कि 2 से 4 या 5-6 राज्यों में न्यायाधीश रह चुके हैं, 4-5 राज्यों के हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं, तो इस चीज़ का डिसाइड नहीं हो पाता कि उन्हें किस राज्य से पेंशन मिले। तो तो इसीलिए जो है इनकी जो पेंशन है वो आपकी केंद्र सरकार की संचित निधि से दी जाती है रिटायर होने के बाद। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखना यहाँ पे, क्योंकि इनको वेतन जो मिलता है वेतन राज्य की संचित निधि से, और पेंशन जो मिलेगी केंद्र की संचित निधि से मिलती है। चल गया। ठीक है, तो हाई कोर्ट के या उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। उच्च न्यायालय की शक्ति, उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। बीच में रुक गया था फिर से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, तो उसमें भी ऐसे ही आएगा कि नंबर 1 पे मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता में जो प्रारंभिक क्षेत्र होते हैं, तो ऐसे मुकदमे, देखिए ऐसे मुकदमे जो सुप्रीम कोर्ट में सीधे लाए जाते हैं उन्हें मूल अधिकारिता के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि इस प्रकार के मुकदमे जो सीधे किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना जाकर सीधे हाई कोर्ट में आए, तो उस प्रकार के मुकदमों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल अधिकारिता के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्लियर है सबका, चल रहा है यहां तक? बार बार दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत वैसे आएंगे जैसे कि आपके मौलिक अधिकारों के संबंध में ले सकते हैं, या विधानमंडल से जुड़े हुए कुछ मुकदमे होते हैं, जैसे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मैंने बताया था मूल अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकते हैं अनुच्छेद 32, लेकिन हाई कोर्ट में 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में सीधे वाद दायर किया जा सकता है मूल अधिकारों के संबंध में। इसके बाद यह विधानमंडल से जुड़े हुए कोई विवाद होता है, विधानमंडल से जुड़ा कोई विवाद, या विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल में आते हैं आपके राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के बाद आपके आते हैं विधानसभा और विधान परिषद। अगर उनको लेकर कोई विवाद होता है, उनके संबंध में कोई विवाद आता है, तो उस प्रकार का मुकदमा भी आपका प्रारंभिक अधिकारिता, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल अधिकारिता के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद में रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता में आपका हाई कोर्ट रिट दायर कर सकता है 5 प्रकार की। ये भी मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों में बता दिया था कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट दायर कर सकता है। ठीक है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट करता है आपकी अनुच्छेद 32 के तहत। इसके बाद बात करते हैं अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय न्यायालय भी कह सकते हैं, या अपीलीय अधिकारिता भी कह सकते हैं इसको। अपीलीय अधिकारिता, ओके। अपीलीय अधिकारिता से है, देखिए जब कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या जिला न्यायालय में, जब कोई व्यक्ति अपीलीय अधिकारिता में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना मुकदमा हार जाता है, जब कोई व्यक्ति निचले न्यायालय में अपना मुकदमा हार जाता है, ठीक है, और वह उसके फैसले से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं,
तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ओके, तो इसलिए हाई कोर्ट जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अपीलीय न्यायालय या अपीलीय अधिकारिता रखता है। यहां तक क्लियर हुआ सबका? अभिलेख न्यायालय कह सकते हैं, अभिलेख न्यायालय। जब हाई कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह उसके स्वयं के लिए, जब हाई कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है या कोई निर्णय दिया जाता है तो वह निर्णय उसके स्वयं के लिए और उसके अधीनस्थ न्यायालयों यानी कि जो उसके अधीन आते हैं, जो न्यायालय उसके अधीन आते हैं, कानून बन जाता है। किसी प्रकार तो वह निर्णय उसके स्वयं के लिए और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कानून के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद यहां तक क्लियर हुआ? अभिलेख न्यायालय क्या इसके बाद नंबर 5 पे लिख सकते हैं हम न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन उसमें संविधान का उल्लंघन हुआ हो। जब राज्य सरकार द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या राज्य विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और उसमें संविधान का उल्लंघन हुआ हो, ठीक, या विधेयक की जांच करने का अधिकार हाई कोर्ट को है, यानी कि हाई कोर्ट उसके उस बिल की, उस विधेयक की जांच कर सकता है, उसको निरस्त कर सकता है। कोई रेंज बार बार चली जाती है, हाँ जी जा तो रही है बार बार, पता नहीं कैसे जा रही है भाई। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन में जब कोई राज्य सरकार कोई कानून बनाती है और उसमें संविधान का उल्लंघन हुआ है तो ऐसे में हाई कोर्ट उसका न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि उसकी जांच कर सकता है या उसको निरस्त भी कर सकता है। ओके, या फिर केंद्र सरकार भी, या फिर इसमें केंद्र सरकार भी अगर मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो सही या संविधान का उल्लंघन कर रही है तो उस पर भी कार्रवाई कर सकता है कौन? हाई कोर्ट। ओके, यहां तक क्लियर है? और आप ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, यहां तक सबका क्लियर हो गया? देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब यही है कि जब राज्य सरकार कोई कानून बनाती है, ठीक है, और उस कानून में संविधान का उल्लंघन हुआ है तो उस कानून की, उस विधेयक की उच्च न्यायालय जांच कर सकता है या उसको निरस्त भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 हुआ। नंबर 6, नंबर 6 में देखिए, राज्यों में जितने भी निचले न्यायालय हैं, राज्यों के समस्त निचले न्यायालयों, जितने भी निचले न्यायालय हैं उन सभी का परीक्षण करना व रखरखाव की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के ही, हाई कोर्ट के ही अंतर्गत होती है। राज्यों के समस्त निचले न्यायालयों का परीक्षण यानी कि उनकी जांच करना या रखरखाव भी हाई कोर्ट के अंतर्गत या अधिकार में ही आता है, इनके अंतर्गत किया जाता है। ओके, हाई कोर्ट के जो किसी भी राज्य में, नंबर 6 पे, राज्यों के जितने भी निचले न्यायालय होते हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या उनसे जो जूनियर कोर्ट होते हैं, उन सब का परीक्षण करना यानी कि उनकी जांच करना और उनके रखरखाव का कार्य भी, उसकी जो रखरखाव की जो पावर है, जो शक्ति है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, उन सब
उन सब का रखरखाव और परीक्षण जांच वगैरह का कार्य भी हाई कोर्ट के अंतर्गत ही किया जाता है। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया? यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया हो तो बताएं जल्दी से। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। यहीं तक ये चैप्टर था, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जिसको कह सकते हैं, उच्च न्यायालय का आपका यहीं तक आता है। ये आपका चैप्टर इतना ही था, ये क्लियर हो गया है आपका सभी का कंप्लीट। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बता सकता है। 6 को रिपीट कर देता हूँ अनिकांत। राज्यों के समस्त निचले न्यायालय, यानी कि राज्यों के अंतर्गत जो निचले न्यायालय आते हैं, जो राज्यों में जितने भी न्यायालय हैं हाई कोर्ट के बाद, यानी कि हाई कोर्ट के जो निचले न्यायालय हैं, उन सभी का परीक्षण यानी कि उनकी जांच करना या किस प्रकार का वे कार्य कर रहे हैं, उसके अंतर्गत सभी कार्य आता है। और उनका रखरखाव, जो वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनती है या उनका रखरखाव जो होता है, कार्य जो उनके अंतर्गत होता है, वह सभी पावर हाई कोर्ट को ही प्राप्त है, यानी कि हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। ओके अनिकांत, नंबर 6 क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। बस ये आपका कंप्लीट हो गया है हाई कोर्ट। अंकित कुमार, बार बार क्लास रुक रही है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे कर लेते हैं। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कल बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है, अभी आ नहीं रहा है आपका किसी का भी कुछ भी, मेरे हिसाब से शायद रुक गई है फिर से क्लास। ओके, ठीक है, नमस्कार।